सक्षम, व्हाट डू यू थिंक ऐसी कौन सी हैबिट थी जो कि एक सक्षम डे वर्सेस एक नॉर्मल एस्पिरेंट के डे में फर्क था? गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी वैसे कभी? मेरे हिसाब से अगर जेई मेंस और एडवांस दोनों को मिला ले तो 300 मॉक टेस्ट तो दे ही दिए होंगे। So what is the best last month strategy you would like to give to students? जेई मेंस पे पर्सनली So hello everyone, welcome back to the channel. I am Aditya Gupta, second year undergraduate student at IIT Delhi in CSE department. So आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है सक्षम राठी. He is a student at IIT Bombay in CSE department and also got All India rank 18 in JEE Advanced 2020. ये सब चीजें तो ठीक है, बट विच द क्वालिटी विच डिस्टिंग्विशेस सक्षम इज बेसिकली कि उसने अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ 2 साल में की है. उससे पहले ही डिडंट हैव एनी कोचिंग. सो आज सक्षम से जानेंगे यार कि कैसे उसने एग्जैक्टली 2 इयर्स में पूरी प्रिपरेशन किया एंड हाउ ही गॉट इनटू द टॉप 20 ब्रैकेट ऑफ ऑल इंडिया रैंक. वेलकम टू द चैनल सक्षम. और बताओ यार कैसे हो? हाउ इज बॉम्बे ट्रीटिंग यू? कैसा लग रहा है? बस मैं बढ़िया हूँ एकदम। बॉम्बे भी बहुत मज़ा आ रहा है। अभी बस जस्ट माइनर्स ओवर हुए हैं तो अभी एंजॉयमेंट चल रहा है। आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो यार बस बढ़िया. हमारा सेमेस्टर 3 ओवर हुआ है. अभी देखते हैं सेमेस्टर 4 की पढ़ाई चालू होने वाली है जनवरी से. बट चलता रहेगा यार वो सब तो. बाकी बातें यार करते रहेंगे हम लोग. अभी चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. कहाँ से स्टार्ट करें तू बता. पहले तेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं. कहाँ का रहने वाला है? मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा. और एंड फिर जोधपुर में रहते हुए ये पूरा मतलब फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था इंजीनियरिंग उससे? हाँ, मतलब मेरे पापा खुद इंजीनियर है। ही इज़ अ प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग। और मेरी मदर एमएससी है। और मेरी सिस्टर भी आईआईटी दिल्ली में फोर्थ ईयर में है, इलेक्ट्रिकल ओह इंजीनियरिंग में। नाइस. तो बहुत अच्छा यार, है। तो यू फॉलोड अलोंग. मतलब शी मस्ट हैव हाँ गाइडेड यू काफी. हाँ, बहुत तो गाइड किया, बहुत हेल्प की। तो ये आईआईटी करना है या फिर जेई में बहुत मचा आना है, ये सब कब सोचा और ये थॉट्स कब आए? बेसिकली साइंस में तो इंटरेस्ट था ही पहले से, और घर का भी बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग तो करनी थी, ये डिसाइडेड था। तो उसके लिए आईआईटी इज़ द बेस्ट प्लेस। तो उसके लिए फिर जेई की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी नाइन्थ क्लास से। मतलब नाइन्थ क्लास में आई गॉट इंटरेस्टेड अबाउट इट, एंड देन 11 से प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब दीदी का निकला होगा तब थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया होगा एंड आई थिंक उसके बाद कुछ ना कुछ वो करते गए उस डायरेक्शन में तैयारी, राइट? हाँ, यस। सो सक्षम स्टिल यार मतलब कैसे, हाउ आर यू क्लियरिंग ऑल दिस एग्जाम? मतलब मैंने तेरे बाकी अचीवमेंट्स भी देखे. ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई में मचा आया. यू ऑल्सो गॉट टिल द कैंप लेवल ऑफ ओसीएससी, कैंप लेवल ऑफ आईजेएस. एंड वो तो आई थिंक 9-10 में होता है, तो तब तो बिल्कुल कोई कोचिंग भी नहीं है. सो कंप्लीटली खुद से करा होगा, सेल्फ स्टडी वगैरह. ये क्या सीन है, मतलब थोड़ा बता इस बारे में. जूनियर साइंस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था जब मैं नाइन्थ में आया था, क्योंकि बेसिकली वो साइंस और मैथ्स पूछता है और काफ़ी अच्छे लेवल के पूछता है। तो मुझे लगा था कि बाद में मेरी परफॉर्मेंस में एक बूस्ट मिलेगा अगर मैं जूनियर साइंस की तैयारी करूँ। तो मैंने ऐसे ही जो जनरल बुक्स रहती है वो खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसमें मेरे पापा और सिस्टर ने और मम्मी ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी। तो बिना कोचिंग के भी आराम से हो गया। बिना कोचिंग के? डैम भाई. लेकिन फिर मतलब मेनली सेल्फ स्टडी कर रहे थे तुम? हाँ बिल्कुल, 10th तक सेल्फ स्टडी था। तो सेल्फ स्टडी अकॉर्डिंग टू यू क्या ओपिनियन है सेल्फ स्टडी का? हाँ मतलब वैसे बहुत सही है, क्योंकि कोचिंग में कहीं ना कहीं 9th 10th में जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एक तो काफ़ी एक्स्ट्रा इनपुट्स मिलते हैं जो थोड़े नेसेसरी नहीं रहते हैं। और फिर 11th 12th में कोचिंग नेसेसरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जेई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए। तो उसके लिए फिर हम्म. कोचिंग। उसके लिए कोचिंग जरूरी है एंड कोचिंग से फिर आके शायद हम सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि कंसेप्ट स्ट्रेंथन हो जाए. तो वो एक हाँ चेरी ऑन द केक वाली चीज हो जाएगी. हाँ हाँ। राइट, मेक सेंस. इसके अलावा सक्षम, आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट एक चीज. आई रेड अबाउट दिस थिंग इन अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स. आई थिंक तुम भी कभी नाम तो सुना ही होगा. सो उसमें एक चीज ये कुछ है, एंड ये मेरा पर्सनल बिलीफ भी है कि स्मॉल हैबिट्स जो ओवर टाइम कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद शायद वो स्मॉलर पिक्चर में उनकी कोई वैल्यू ना दिखे, बट बिगर पिक्चर में उन छोटी छोटी हैबिट्स की बहुत वैल्यू दिखती है. सो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पर?
हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। मतलब हम जो रोज कर रहे हैं काम, हमारी जो डेली प्लानिंग है, डेली हम जो काम कर रहे हैं, वो हमें एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट एंड में जाते जाते लाइक आफ्टर अ ईयर और सो हमें अपनी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सो इसी रिगार्ड में सक्षम, व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी हैबिट थी जो कि एक सक्षम डे वर्सेस एक नॉर्मल एस्पिरेंट के डे में फर्क था, स्पेशली बिफोर 10? क्योंकि यार आफ्टर 10 तो आई थिंक तुम कहीं एक रूटीन में खुद आ गए होगे 11 12 में, बट बिफोर 10 तुमने ऐसी क्या चीजें की जिससे कि इवन व्हेन यू एंटर्ड द 11th क्लास, आई थिंक एक बहुत डिसेंट लेवल ऑफ गैप क्रिएट हो चुका था एक नॉर्मल एस्पिरेंट और एक तुम सक्षम में? मेरे अकॉर्डिंग तो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना, मतलब लाइक रोज पढ़ना थोड़ा थोड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ कि जस्ट एग्जाम से पहले मतलब रात रात भर जाके पढ़ लेते हैं वो। मतलब थोड़ा सा फॉलो ना किया जाए तो बेटर है। मतलब रोज अगर थोड़ा थोड़ा करते रहें तब भी हो जाता है मैनेज, एंड दैट इज वे वन। तो रोज थोड़ा थोड़ा करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट अकॉर्डिंग। ऐसी कुछ और चीजें भी होंगी जो तुम्हारे शेड्यूल में फिक्स होगा, एंड स्लीप शेड्यूल वगैरह क्या रहता था? मेरा स्लीप शेड्यूल अभी तक वैसा ही है। मतलब मैं रात को लाइक 10:30 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 साढ़े 6 उठ जाता हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि 8 साढ़े 8 घंटे की नींद होगी प्रॉपर, तो माइंड का कंसंट्रेशन बैलेंस्ड रहता है। और दूसरा, मैं एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह भी करता रहता हूँ ताकि माइंड एकदम सही से वर्क करे। नाइस भाई, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान रखता है। एंड स्लीप वाली तो इवन आई लग रही, मैं भी कभी नहीं हुआ होगा कि 8 साढ़े 8 घंटे से कम सोया हूँ। अगर सोता कम हूँ तो दिन में सो लूंगा, मतलब दिन भर में मुझे जितनी नींद चाहिए, ऐसा है। हाँ उतना कवर। वही वही। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि मेरा ऐसे किसी टॉपर के साथ इंटरेक्शन होने वाला, तो क्वेश्चन आया कि ये जो क्रश होता है, क्रशेस हो जाते हैं हम लोगों के क्लासेस में, तो उनसे कैसे डिस्ट्रैक्शन खुद को बचाया? अब मेरा तो मानना है कि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मतलब आफ्टर ऑल आप देखते हो तो आपको मतलब हैप्पीनेस आती ही है, मतलब अच्छा लगता है बहुत, और क्लास में मन लगा रहता है। बट लेकिन हाँ, कि जैसे अगर हम जब 11th 12th में आते हैं तो कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में सोचना वो थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जे इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमें थोड़ा सा उनसे दूर रहना ही पड़ता है। मतलब हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना ही पड़ता है, और फिर ये सोचना चाहिए कि कॉलेज के बाद तो ये सब करना ही है, कॉलेज में एंटर होने के बाद ओ तो हो जाता है। ओ ओपिनियंस भाई, ओपिनियंस, प्रायोरिटी सेट है सर की, बिल्कुल सेट, नेक्स्ट लेवल। सो वैसे इसी रिगार्ड में गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी वैसे कभी? हाँ 10th से पहले स्कूल में तो थी। डूड, गर्लफ्रेंड भी थी, ऑल इंडिया रैंक्स भी ला रहे हो, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स भी निकाल रहे हो, क्या चाहते हो जीवन में? सब तुम ही ले लो मतलब। उफ भाई। सो चलो वापस बातों में लग गए, अब आते हैं हम 11th क्लास। तुमने 11th में आई थिंक ऑनलाइन में स्टार्ट हुई थी प्रिपरेशन, तब फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन, तो क्या एक्सपीरियंस था? 11th की स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। मतलब कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स आते हैं, अचानक से लगता है कि ये क्या चल रहा है। और हमारा ऑनलाइन भी था तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती थी नेटवर्क रिलेटेड या फिर कभी कभी वैसे। तो हम्म। बट लेकिन धीरे धीरे मैनेज होता गया, और फिर मैं ऐसे कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता गया, तो बाद में फिर काफ़ी आराम हो गया। ये जो स्ट्रैटेजीज मेंशन करी इन पे तो एलैबोरेट करोगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो सक्षम करता था? मतलब मैं पेपर अटेम्प्टिंग में जैसे नई नई स्ट्रैटेजीज तैयार रेडी करता रहता था, और रोज अपने डेली प्लानिंग में भी सब्जेक्ट की सीक्वेंसिंग वगैरह चेंज करता रहता था। मतलब ये उस वक्त मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या बेटर होगा, ताकि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्या बेटर था, मतलब व्हाट आर द फाइनल ऐसी कुछ चीजें विच यू थिंक एक स्टूडेंट को करनी चाहिए जिससे कि उसका 11th बहुत स्मूथ निकले? क्योंकि आई फील इनिशियली बहुत बच्चों को दिक्कत आती है एंड 11th में काफी बच्चों का बैकलॉग भी डेवलप हो जाता है, तो ऐसी कौन सी हाँ चीजें हैं? हाँ, 11th की स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको कोप अप करने के लिए हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को ऑलमोस्ट इक्वल टाइम देना चाहिए। क्योंकि जेई में भी आफ्टर ऑल उसका इक्वल वेटेज ही है, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट से एक लंबे टाइम से कट नहीं लेना चाहिए, ताकि हम्म। सब कुछ एकदम smooth चलता रहे, तो ये आराम तो से हो है, जाता है। ये तो है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आई थिंक लंबा ब्रेक ले लो तो वो आपके एक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन में रहता नहीं है, एंड फिर आपका मन भी कम करेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो इस चीज हाँ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा और क्या, व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी चीज थी?
मतलब हर बच्चे का माइंड थोड़ा अलग होता है, तो उसको फॉलो करने के लिए उसको कुछ ना कुछ, जैसे स्टार्टिंग में वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। हम्म। हाँ, अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर, अपने पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके को लेकर। तो वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी उसके माइंड को सूट करती है, और जिसमें उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनी रहती है। तो बाद में वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि मतलब कौन सी वो कंटिन्यू कर सकती है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटेशन का फेज जो है वो 11th में करना चाहिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में हाँ। आपको फाइनल करते जाना। हाँ बिल्कुल, उस स्ट्रैटेजी को फिर बाद में और बिल्ड करना चाहिए। तो एक को पकड़ना ही पड़ेगा 11th के एंडिंग पे। सही है, सही बात है, क्योंकि एक ही पे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी उसे और फाइन करते जाओ। हाँ और सो fun अब जब हम सब्जेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्या, मतलब जो पीसीएम हम कहते रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हुआ, केमिस्ट्री में भी 3 वैरायटी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके इनको क्या पढ़ने की अप्रोच रहनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब किस तरीके से पढ़े, क्योंकि सिंस यू स्पेंड इतना टाइम स्टडिंग दी सब्जेक्ट्स, क्यों पहले भी पढ़ा एंड देन 11 12 में भी पढ़ा, तो अकॉर्डिंग टू क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजीज? जैसे फिजिक्स पे आए पहले, तो वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, मतलब उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग में, और बाद में क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसमें जो थ्योरी सर जो पढ़ा रहे हैं, तो उसके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए हमारे पास, ताकि हम बाद में भी पढ़े तो समझ में आ जाए। और फिर जो हमें एक स्टार्टिंग में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके जो रफ फॉर्मूलेज हैं, अगर वो हम एक बार के लिए याद कर लें, तो हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो आराम से हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। और फिर बाद में जैसे फिजिक्स में बोला जाता है कि फील आ जाती है, तो हम्म। हमें फील आने लगती है। हाँ तो, और फिजिक्स काफी मतलब सही में लॉजिकल है, तो उसकी थ्योरी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी के बाद हम जो हायर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकेंगे। ये जो तुम कह रहे हो, ये कंसेप्ट बिल्ड करने पे फिजिक्स में, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि ये फिजिक्स में भैया आप बात करते रहते हो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, बट उसमें बहुत टाइम लगता है, तो ये टाइम अकॉर्डिंग टू स्पेंड करना वर्थ इट है? हाँ बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि जेई भी आजकल नए नए क्वेश्चंस पूछ रहा है, नए वैरायटी के, जो एकदम बेसिकली कंसेप्ट से ले रहा है क्वेश्चंस। वो कहीं हम्म। और से क्वेश्चन चुरा नहीं रहा है, वो खुद ही बना रहा है कंसेप्ट से, और वो दे रहा है। तो उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे कंसेप्ट तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। तो राइट। ये तो बहुत वर्थ है। फिर अब आते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। हाँ, जैसे इनऑर्गेनिक है वो रटने वाला है, बट लेकिन हाँ कि ये है कि अगर एक बार रट लिया जाए तो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा देता है। हम्म। मतलब थोड़ा सा याद कर लो तो मतलब बहुत आराम से मार्क्स आ जाते हैं। बस बच्चों को थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती थी, तो मैं तो रोज़ रात को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेता था, और उसके बाद नींद भी आ जाती थी आराम से, तो सो जाता था। तो रोज़ पढ़ लेना ये भी बहुत बेटर टेक्निक रहती है इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में आजकल जेई थोड़े मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन भी पूछ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आइसोटोप वगैरह लगा देगा और फिर क्वेश्चन देगा। तो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म भी एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। और इनऑर्गेनिक में वो प्रोडक्ट नहीं पूछता डायरेक्टली, उसकी स्टीरियो आइसोमर पूछता है। तो हमें हाँ। स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होनी थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही लगती है। फिर दूसरे दो तीन एक्स्ट्रा टॉपिक भी है जैसे ऑर्गेनिक में, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर वगैरह, उनमें भी रटने का बहुत है। तो वो भी रट लिया जाए तो बेटर है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री है कि वो काफ़ी फिजिक्स और मैथ से रिलेट करती है, मतलब उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं, और उसके भी कुछ कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं हर चैप्टर के। तो वो भी फार्मूलाज एक बार ग्रैप्स कर लिया जाए, उनके बारे में पढ़ लिया जाए, तो क्वेश्चंस होने में काफ़ी आराम रहता है। एंड एक चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जो सक्षम ने बोला वो एकदम आई विल कंप्लीटली एग्री टू दोस पॉइंट्स। एंड उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स पे कमांड रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक पूरी छोड़ के चले जा रहे हो, ऑर्गेनिक पूरी छोड़ के चले जा रहे हो, क्योंकि वो टाइम अब गया जब सिर्फ इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता था। आज की डेट में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है एंड तीनों चीजें मिक्सड होती है। तुम मेकआउट भी नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे फिजिकल का पूछे, कहाँ पे ऑर्गेनिक का पूछे, कहाँ पे इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी मत छोड़ के जाना, एटलीस्ट पढ़ के तो तीनों जाना। व्हाट डू यू थिंक सक्षम? हाँ बिल्कुल, आजकल तो यही क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहा है, ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो मतलब वो वही। फिजिकल भी जान डाल रहा है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ बीच में मिक्स होता जा रहा है। तो हम्म। बहुत जरूरी है एज होल पढ़ना। राइट। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, सो मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैथ्स में से प्रॉब्लम करेंगे तो हो जाएगा, बट उससे पहले हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर का, वो क्या कहना चाहता है चैप्टर, वो क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैथ्स में भी स्टार्टिंग में जब चैप्टर चल रहा हो तब थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके बाद हाँ ये भी है कि मैथ्स में प्रैक्टिस तो चाहिए ही,
तो वी शुड डू एनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि हमारी जो थ्योरी है वो पकड़ में रहे, मतलब आराम हम्म। से होता रहे। प्रैक्टिस तो मैथ्स में बहुत जरूरी है। मतलब एक एक तो यार फॉर्मूला याद करना इजी हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस ज्यादा हाँ हो तो, प्लस उनके एप्लीकेशन अच्छे से आ जाते हैं। तो वो चीजें बहुत जरूरी होती है एंड आई थिंक इसलिए फिजिक्स में भी बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। हाँ, और मैथ्स में ऐसे कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज हाई रहता है, जैसे कॉनिक सेक्शन है, उसमें फॉर्मूले हम्म। ज़्यादा होते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम आती है। बट वैसे वो चैप्टर इजी है और जेई में उसका वेटेज भी हाई है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी भी है, ये थोड़े चैप्टर्स डिफिकल्ट साइड पे हैं, बट लेकिन हाँ जेई में इनका वेटेज हाई रहता है। तो अगर हम जेई के वेटेज के हिसाब से भी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे विद द मिनिमम एफर्ट। स्पेशली अभी तो बहुत ही रेलेवेंट है ये एडवाइस, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम रहा नहीं एंड हाँ जेई मेंस में तो। सो अभी आगे बढ़ते थोड़ा, बुक्स के बारे में बताओ यार, क्योंकि इस मार्केट में ना बहुत शोर है। सो आप भी हाँ। बता दीजिए कि आपने कौन सी बुक्स करी, क्योंकि आई थिंक इससे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी कि ज्यादा बुक्स करने से शायद ज्यादा नंबर नहीं आ रहे। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या बुक्स कौन सी आप अप्रोच करी, कौन सी यू वुड गाइड देम टू गो फॉर? हाँ, बुक्स की मैं बात करूँ तो जैसे फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चंस के लिए एच सी वी इज़ द बेस्ट। मतलब अगर उसकी थ्योरी भी पढ़ ली जाए तो वो भी काफ़ी एनफ होती है। अगर हमारे सर के नोट्स भी हैं और एच सी वी की थ्योरी भी कर ले तो एनफ है। और उसके सारे क्वेश्चंस करें तो सारे फॉर्मूले भी आराम से याद हो जाते हैं। फिर जो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछे जाते हैं उसके लिए हमें आयरोडोव करनी चाहिए। मतलब जेई काफ़ी क्वेश्चन आयरोडोव से डायरेक्टली उठा लेता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने प्रैक्टिस के लिए केडब्ल्यू सर की बुक की थी, कपिल वधवा सर की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहूँगा कि जो हमारी स्टडी मटेरियल होता है, मतलब कोई भी कोचिंग का, उसमें क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने नीरज कुमार सर की बुक की थी। हमारे एक्चुअली वही टीचर पढ़ा रहे थे मुझे, नीरज कुमार सर ही, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी उनके बुक के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए थे। बट इस बुक इज मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तो बहुत अच्छी है। वो और बुक अच्छी है, मैंने भी काफी सुना। दो मैंने करी नहीं थी, बट या आई हर्ड। और मैथ्स में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के लिए एस एल लोनी की बुक्स आती है, तो उसके भी सेलेक्टेड चैप्टर्स कर लिए जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और प्रोबेबिलिटी के लिए हम पाथ फाइंडर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, अच्छा ओके, मैथ्स वाली। हाँ, राइट। सो लेकिन यार तूने बुक्स में तो बहुत ही कम नाम लिए है, मैंने तो काफी सुने फिजिक्स में। पाथफाइंडर सुना है, फॉरेन ऑथर्स होते हैं क्रोटो, और पता नहीं क्या क्या फॉरेन ऑथर्स के होते हैं, उनका क्या है? इररिलेवेंट मटेरियल रहता है, मतलब जो जेई में नहीं पूछा जाता है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैंने वो सब अवॉइड किया। मतलब एक तरह से वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है, वो मतलब इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन है, कंप्लीट। मतलब नहीं करे बाकी बुक्स। हाँ, नहीं करनी चाहिए। मतलब आई स्ट्रांगली सजेस्ट वी शुड नॉट डू। बेसिकली मोटिव होना चाहिए, कंसेप्ट डेवलप करे रादर देन बुक्स प्रैक्टिस करे, राइट? ऑर्गेनिक में और कोई बुक नहीं देखी थी, मतलब सिर्फ स्टडी मटेरियल कंप्लीटली? हाँ, ऑर्गेनिक में कंप्लीट स्टडी मटेरियल। अगर हमें हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने हैं तो हम सोनल राजोड़ा सर की बुक कर सकते हैं। अच्छा। और मैं ओके। तीनों सब्जेक्ट के लिए ये भी कहना चाहूंगा कि कैलकुलेटर का यूज अवॉइड करें। इस बार जेई ने मतलब कैलकुलेशन में बहुत अरे मारा है बच्चों को। अरे, कैलकुलेशन तो पूछो मत भाई। पिछले 3 सालों हाँ से, 3-4 सालों से उसने पूरा पेपर कैलकुलेटर बनाना चालू कर दिया, स्पेशली न्यूमेरिकल, और उसमें बहुत टाइम जाता है, मत ही पूछो। ओह। हाँ तो सक्षम, बुक्स हो गई, मटेरियल हो गया, टीचर्स हो गया, सब ठीक है। बट यार मेरे पास अभी भी एक कॉमन क्वेरी आती है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं यार डिस्ट्रैक्शंस आ, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है कभी, जैसे कि मैंने बोला क्रश रिलेटेड, कभी मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, कुछ भी हो सकता है, गेम्स। तो ये डिस्ट्रैक्शंस से कैसे यू वेंट थ्रू देम, क्योंकि तुमने यार 9th 10th में भी बचाया, 11th 12th में भी बचाया, थ्रू आउट मचा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन से तो बच रहे होगे, कैसे बचते हाँ, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो अकाउंट था ही नहीं, तो मुझे वो कभी ऐसे मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो पता ही नहीं चला कि डिस्ट्रैक्शन भी है वो भी। और व्हाट्सएप पे अकाउंट ज़रूरी था क्योंकि कोविड टाइम में काफ़ी सब कंटेंट ऑनलाइन ही आ रहा था, तो वो डाउट सॉल्विंग के लिए मतलब व्हाट्सएप इज़ नेसेसरी। और फिर मैं रोज़ ऐसे 10-15 मिनट यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह देख लेता था ताकि मतलब दिन का जो मोटिवेशन है वो बना रहे। और वैसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर डिस्ट्रैक्शन लगता है तो फ़ोन पे स्क्रीन टाइमर लगा सकते हैं। तो उससे अपने आप अगर हम रोज़ रात को देखेंगे अपना स्क्रीन टाइम कितना है तो अपने आप ही गिल्ट आ जाएगा, इतना कैसे देखिए।
तो अपने आप मैनेज हो जाता है। सो गिल्ट को पॉजिटिव वे में यूज करते थे। नाइस। अच्छी स्ट्रैटेजी, काफी अच्छी। इसके अलावा ब्रेक्स वगैरह तो लेते ही होगे रेगुलर पढ़ाई के बीच हाँ बिल्कुल, मतलब हर ऐसे 45 मिनट्स के बाद 5-10 मिनट्स का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, ताकि बॉडी वापस रिवाइव कर पाए में। राइट। आराम से। सो ब्रेक्स में क्या और हम करते ये थे? कहना चाहूंगा, ब्रेक्स में मेजरली तो मैं ऐसे बाहर थोड़ा टहल के आ जाता था ऐसे ही। और ऐसे कभी 15-20 मिनट के लिए जिम भी चला जाता था, स्किपिंग कर लेता था, रनिंग कर लेता था। इससे और राइट। बॉडी को बेनिफिट। कितना फिट रखता था यार खुद को। मैंने तो इतना वेट गेन कर लिया था अपने टाइम पे, तो मैंने कम किया। एडवांस से पहले कर लिया था दो काम। इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट। हाँ, यू वर मेंशनिंग समथिंग आल्सो। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि 2-3 महीने में हमें ऐसा लगता है कि अब यार पढ़ाई से मन उठ गया है, मतलब बोर हो गया पढ़ पढ़ के, अब नहीं पढ़ा जाएगा। तो उसके लिए हम 1-2 दिन की थोड़ा कुछ आउटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, ताकि पढ़ाई का मौसम, मतलब एंथुसियाज्म, एनर्जी वो बनी रहे। और जैसे ही हम वो कुछ स्पॉट या अट्रैक्शन, टूरिस्ट स्पॉट देख के आते हैं, तो अपने आप अपने बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है, तो वापस फिर हम्म। पढ़ने में मजा आता राइट, मतलब ये तो आई फील काफी क्रूशियल है। मतलब अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो दिमाग सैचुरेट हो जाएगा एंड है। नहीं हो पाती है फिर पढ़ाई। फिर तो ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद दुश्मन सी लगने लगती है किताबें। सो वो इम्पोर्टेंट है कि ब्रेक्स लो, आउटिंग करो। जब उग जाओ तब। एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ कि मैंने हफ्ते हफ्ते भर किताब मतलब छू रहा था, बट दिन की एक एक दो दो घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि उस समय पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं। सो वो सब भी हाँ सीन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एंड क्या रूटीन रहता था? यू मेंशन्ड आउटिंग स्टाफ। दिन का क्या रूटीन रहता था, एक नॉर्मल वर्किंग डे? मैं रोज सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाता था, और हमारी 7 AM to 1 PM क्लासेस रहती थी। 3 क्लासेस रहती थी, 1.5-1.5 घंटे की लगभग, 1.5 या 2 घंटे की। और उसके बाद फिर मैं लंच करके थोड़ा सा आधे घंटे का ऐसे ही पावर नैप ले लेता था। फिर वापस 2:30-3 o'clock से अपनी स्टडीज, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देता था। और लाइक वो 7 to 7:30 तक रहती थी। फिर 7:30 डिनर कर लेता था, और मतलब ऐसे ही वॉक वगैरह कर लेता था। और बीच में जैसे जब पढ़ाई के लिए ऐसे ब्रेक लेने के लिए 5-6 बजे स्किपिंग, जिम या रनिंग ऐसा कुछ कर लेता था, आधे या पौन हम्म। घंटे का। और उसके बाद मैं मोस्टली 10:30 या 11 o'clock तक मैक्सिमम सो जाता था, ताकि सुबह वापस जल्दी उठ पाऊँ। सही है मोस्टली यार। एवरेज रूटीन यही रहता था। तो मतलब जब तू ये जो तू पावर नैप कह रहा है, इसकी प्रैक्टिस कैसे डेवलप हुई, इसकी हैबिट कैसे डेवलप की? मतलब मैं वैसे बचपन से ही 1 घंटा तो सोता ही था, बट लेकिन जेई के वक्त फिर 1 घंटा सोना मुश्किल है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। और फिर बाद में जो जेई का मेन डे होता है, उस वक्त भी हमें 1 घंटा सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो उसको एक सिंक करने के लिए मैंने ऐसे धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करता गया, और फिर आधे घंटे की प्रैक्टिस डाल दी। हम्म। डूड काफी एफर्ट मारे हैं। कितने टाइम से चल रही थी ये प्रिपरेशन? नहीं यार, लेकिन यू एक्चुअली मोल्डेड योर शेड्यूल। बहुत पहले से ही तेरा चल रहा था कहीं ना कहीं ये जो शेड्यूल को मोल्ड करने में। जो एक्चुअली आई थिंक 11th में जो नए नए बच्चे आते हैं उन्हें बहुत टाइम लगता है शेड्यूल को मोल्ड करने में। यू वर ऑलरेडी इक्विप्ड विद दैट। सो वो काफी एक लीड मिल जाती हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। है। राइट। सो अभी हम 11th की बात कर रहे थे। सो 11th कब तक खत्म हुआ तुम्हारा, एंड जब एंड हुआ तब क्या प्रिपरेशन स्टेटस था? अ, मेरा 11 तो इसे दिसंबर एंडिंग तक एंड हो गया था, जैसे अप्रैल स्टार्ट में हुआ था स्टार्ट, और दिसंबर एंड तक खत्म हो गया था। और उसके बाद जनवरी से 12th क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो 11 तो मतलब मेजरली सारे टॉपिक्स जो थे, जो कोचिंग ने स्ट्रक्चर किए थे, वो कवर हो गए थे। उसके बाद फिर 12th से वापस स्टार्ट हो गई पढ़ाई, जनवरी से। राइट, काफी फास्ट एक्चुअली कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मार्च तक हो रहा होता है। सो बाकी ये जो बैकलॉग का सीन रहता है 11th में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, तुम्हारा क्या सीन था? बैकलॉग वगैरह आते थे, होते थे क्या नहीं? हाँ बैकलॉग बीच बीच में होते थे, बट लेकिन मोस्टली मैं संडे को जब फ्री होता था, जब जिस दिन संडे को एग्जाम नहीं रहता था, उस दिन फिर कवर कर लेता था, ताकि बाद में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। राइट। तो तुमने कभी एक्यूमुलेट नहीं होने दिया बैकलॉग को? हाँ, एक्यूमुलेट नहीं होने का, ताकि बाद में कुछ शॉर्टेज ना पड़े टाइम की। सही बात है, वरना क्या होता है कि 12th स्टार्ट होती है, आधे बच्चे अपने 11th की चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं। बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत दिक्कत आती है। मेरा भी खुद का कुछ था सीन, तो दिक्कत आती है, आई कैन टेल।
सो अब फाइनली 12th आता है, इतने साल पेशेंस रखा, मतलब सीरियसली यार बहुत बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। सो अब सीरियसनेस भी बढ़ गई होगी एंड अब जाते हैं फाइनली सर कोटा। कैसा लगा कोटा? अ, कोटा में स्टार्टिंग में से 15-20 दिन अजीब लगा, क्योंकि जो फैमिली से भी दूर था, एकदम नया बैकग्राउंड था। ऐसे ऐसे बच्चे थे, मतलब एकदम फाड़ू फाड़ू बच्चे थे, तो उनके साथ बैठना पढ़ना, उन्हीं के साथ मतलब, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, मतलब माइंड स्टेबल नहीं था। बट लेकिन हाँ, आफ्टर 15-20 दिन, उन 15-20 दिन में मेरी परफॉर्मेंस भी डाउन रहती थी। बट लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा अपने माइंड को मेकअप कर लिया कि आफ्टर ऑल अगर जेई में अच्छा करना है तो ये सब तो कोप अप करना ही पड़ेगा। तो हम्म। फिर मैंने वापस अपनी परफॉर्मेंस एकदम बूस्ट करने की कोशिश की, तो तब मैनेज हो गया सब। राइट। एंड ये जो सब कोटा कोटा करते रहते हैं, कोटा में खास क्या अकॉर्डिंग टू यू, क्या ऐसी स्पेशल चीज है अबाउट कोटा जो शायद कहीं और नहीं मिल पाती? एक तो बेस्ट फैकल्टी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, मतलब जैसे जो 3 सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स है, तो टोटल 5 फैकल्टी है। तो पांचों फैकल्टी बेस्ट आपको कोटा में मिल जाएगी, मतलब एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब आपको वो पांचों फैकल्टी पढ़ा रही होगी। और दूसरा ये है कि एक बहुत अच्छा बच्चों का सर्कल होता है, मतलब जो आपको हाई कंपटीशन देता है। मतलब अगर आप खुद ही अपने क्लास के फर्स्ट रैंकर हो तो आप शायद फर्स्ट पे बने रहोगे, बट लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हमें हमसे ऊपर बच्चे चाहिए, तो कोटा में वो बच्चे मिल जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। हम्म। लेकिन ये जो हाई, मतलब कंपटीशन यू वर सेइंग, यार उससे तो कई बार ऐसा भी लगता होगा कि नहीं हो पा रहा है, या फिर जैसे एक बंदे ने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि यार जब हिम्मत टूटने लग जाए, ऐसा लगने लगे, तब कैसे खुद को संभालते थे, तब कैसे खुद को मोटिवेटेड करते जब मुझे ऐसा लगता था तो मैं अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता था कि लाइक अगर मेरी परफॉर्मेंस खराब भी आ रही है तो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ खराब तो आ रही है, चलेगा, तो बट सब मैनेज हो जाएगा। मतलब ऐसा थे? सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी बहुत लंबे टाइम तक ऐसा हो रहा था। तो बट लेकिन धीरे धीरे अगर हम हिम्मत रखें, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आफ्टर ऑल मतलब लाइक जेई आने आने तक हम कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कर ही लेंगे। तो बस वही एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी है, तो मोटिवेशन बना रहता है। ये कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था सच्ची, तभी तो निकाला तूने। नहीं तो यार कोटा में कंपटीशन इज रियली, आई नो, आई हैव बीन थ्रू इट, या आल्सो बीन थ्रू इट। बट हाँ, अगर यार इस कंपटीशन को जैसे कि तूने सजेस्ट किया पॉजिटिव वे में लेने लगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा बनता है, हमारे दोस्तों का भी बनता है, एंड दोनों ग्रो करते हैं। व्हाट आर योर ओपिनियंस? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे पूरे बैच की परफॉर्मेंस, जब जो लोग भी परफॉर्मेंस मतलब मेहनत कर रहे थे, मतलब जो जिनकी हिम्मत नहीं टूटी, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती गई। तो फिर बाद में वो हम्म। रिजल्ट एकदम रिफ्लेक्ट करता है परफॉर्मेंस को, तो बहुत मजा आता है ये सब देखने में। एंड ट्वेल्थ में यार एक्चुअली वो हिम्मत वाली चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्वेल्थ इज एक्चुअली वेरी रिगरस, मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है कभी कभी, तो वो थोड़ा होल्ड ऑन करना पड़ता है। सो हाँ, मूविंग ऑन, तुम्हारा ट्वेल्थ कब तक खत्म? मेरा ट्वेल्थ उसके नवंबर एंडिंग तक खत्म हो गया था, मतलब जनवरी में स्टार्ट हुआ था और नवंबर एंडिंग तक कंप्लीट फिनिश हो गया था। नवंबर एंडिंग? तब तो काफी टाइम मिल गया होगा एग्जाम से पहले, काफी ज्यादा टाइम। तो इतने जो गैप हाँ, है हमारा इसमें तो क्या एग्जाम क्या भी किया? डिले हुआ था। उसके बाद हमारे बोर्ड्स भी 2 टर्म में हुए थे, तो दिसंबर में बोर्ड्स भी थे तो उनकी तैयारी भी की थी। हम्म। और फिर वापस बाद में वापस मतलब एक मई जून में वापस बोर्ड्स हुए थे, तो वापस उस वक्त भी तैयारी करनी पड़ी थी। तो बोर्ड्स में भी ऑलमोस्ट 2 महीने ऐसे ही वेस्ट चले गए थे। और फिर बीच में 2 जेई मेंस के अटेम्प्ट भी आए, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ी, और फिर आफ्टर ऑल एंड में जेई एडवांस आई, तो उसकी प्रिपरेशन की। तो बोर्ड्स की तैयारी कैसे करते थे, मतलब ये एग्जाम वगैरह के साथ में? मतलब मैं तो बोर्ड्स के जस्ट 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर देता था, और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ता रहता था, लाइक इंग्लिश और फिजिकल, मतलब मेरा फिजिकल एजुकेशन था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, तो यही 2 टॉपिक्स मेजरली पढ़ने रहते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मतलब जितना पढ़ाया होता है उसमें हो जाता है। तो अगर हम सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें तो बहुत आराम से हो जाता है मैथ्स। तो ये जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तुमने कहा, ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ते थे, मतलब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ते थे, जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ते थे? क्योंकि आई थिंक दोनों के लिए डिफरेंट है, एडवांस के तो अलग ही। सो अभी कैसे पढ़ रहे हो? मतलब
इंग्लिश में तो जैसे मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ता था तो मोस्टली एक साथ में गाइड भी रखता था, क्योंकि काफी डिफिकल्ट वर्ड सेंटेंसेस रहते थे तो समझने में बहुत आराम रहता था। फिजिकल एजुकेशन में सीबीएसई की खुद की बुक आती है तो उससे पढ़ लिया जाए तो सफिशिएंट रहता है। और फिर मैथ्स में एनसीईआरटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस को टच करता है और जेई में मतलब कंपैरेटिवली हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो तो बस ऐसे ही एक नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए बोर्ड्स के लिए जरूरी है। फिजिक्स में जो एनसीईआरटी की थ्योरी है स्पेशली क्लास 12 की, वो जेईई मेंस और एडवांस दोनों से काफी रेलेवेंसी रखती है। मतलब उसके कुछ कुछ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्ड करती है। काफी एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो उसके लिए हम एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में तो 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी सफिशिएंट, मतलब कंपलसरी है एक्चुअली, हम्म जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। मतलब दोनों में ही ऐसे एनसीईआरटी केमिस्ट्री से तो ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा लेते हैं टेबल से, कभी कभी तो मेंस तो डेटा भी निकाल लेता है, वो भी बच्चों से पूछता है। तो वो तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री तो 2 बार एटलीस्ट पढ़नी ही चाहिए, 11th और 12th दोनों की। राइट। एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है, स्पेशली केमिस्ट्री तो बहुत ही जरूरी है, मतलब वो छोड़ के चले जाओगे तो हाँ क्या बहुत ही जरूरी। कर रहे हो। एंड मूविंग ऑन, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी यार अपनी? 11th की स्टार्टिंग में ऐसे 3 हफ्ते में एक बार होता था। फिर 12th की स्टार्टिंग में होते होते वो 2 हफ्ते में एक बार होने लग गया था। और फिर बाद में एंड में जाते जाते तो हर हफ्ते भी होता था, और कभी कभी हफ्ते में 3-4 बार भी होता था। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती थी। क्योंकि एग्जाम पास कर रहे तो ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेगी। बाकी मॉक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हाँ, थे जो बीच में होते थे क्लासेस के साथ में? मतलब प्रिपेयर करते भी थे या नहीं करते तो क्या रहता था? मैं जनरली वो जो रोज मतलब टेस्ट रहते थे 2 हफ्ते में एक बार, वो फोकस नहीं करता था उस पर, क्योंकि फिर वो जो करंट टॉपिक चल रहा है वो मतलब मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं तो बस उससे लाइक उससे एक रात पहले आधा घंटा थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ लेता था, ज्यादा मेजरली रिवाइज कर लेता था। बट वैसे ज्यादा कुछ स्पेसिफिक तैयारी नहीं करता था, अपनी जो करंट तैयारी चल रही है उसी पे ज्यादा ध्यान देता था। वो ज्यादा मुझे जरूरी लगा इसीलिए। राइट। सो बाय द एंड ऑफ 12 कितने मॉक टेस्ट दे रही होंगे, मतलब एग्जाम से पहले तक, हमने जेई एडवांस के मीन्स? मेरे हिसाब से अगर जेई मेंस और एडवांस दोनों के मिला ले तो 300 मॉक टेस्ट तो दे ही दिए होंगे। 300? डूड, क्रेजी। मैंने 150 200 दिए होंगे मैक्स। 300 तो यार बहुत ज्यादा है। क्रेजी क्रेजी कर दिया, एक्चुअली क्रेजी हाँ, कर एंड दिया। तक जाते frequency एंड की तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। सो ये जो मॉक टेस्ट होते थे उन्हें हाँ, अटेम्प्ट कैसे करते थे? तो ये अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन की थी कि यार डिफरेंट वेज में एक्सपेरिमेंट करता था, फाइनली कौन सा वे था जो स्टक किया तुम्हारे साथ? एंड क्या बेस्ट मेथड होना चाहिए एक पेपर को अटेम्प्ट करने का? मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसमें जैसे हमारा जो पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डिवाइडेड रहता है, और हर सब्जेक्ट भी 3-3 सेक्शन में डिवाइड रहता है जनरली। तो मैं पूरे पेपर को सेक्शन वाइज करता था। जैसे मैंने फर्स्टली एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन रहते थे, आसान क्वेश्चन होते थे, तो वो तीनों सब्जेक्ट के कर लेता था। उसके बाद फिर मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, जिसमें प्रोबेबिलिटी लाइक 1/15 होती है सही होने की, तो वो पहले उसके बाद कर लेता था। फिर इंटीजर टाइप, और उसके बाद जो डेसिमल टाइप होते हैं जिसमें डबल डेसिमल तक आंसर निकालना रहता है, जिसमें जनरली सही भी नहीं होते हैं, उसके बाद वो फिर पूरे पेपर से करता था। और एक और ये भी रहता था कि पहले सारे आसान क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद जब टाइम मिले लाइक आधा एक घंटा जब बचे उसके बाद ही टफ क्वेश्चंस करो। मतलब आपको पेपर में स्ट्रगल नहीं करना है, हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो आसान क्वेश्चन पहले कर लो। डूड, यहाँ पे मैं दो चीजों पे बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करना चाहूंगा। सर ने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही है। पहली चीज, हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना, हमें पेपर ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत बच्चे स्टक हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं कई बार। तो वो चीज नहीं करनी है। एंड दूसरी चीज जो सर ने बहुत ही अमेजिंग बताई, एंड आई थिंक मैंने बहुत ही बेयरली सुनी होगी ये, कि सर ने क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में भी गणित लगाई, मैथ्स लगाई, कि प्रोबेबिलिटी क्या है उस बेसिस में सर चाह रहे अराउंड द क्वेश्चन। सबसे पहले एमसीक्यू के लिए, क्योंकि उसमें 1/4 प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए उसमें उससे कम है। ऐसे करते करते सर ने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सेक्शंस को अटेम्प्ट करा है। So this is the mindset which actually a topper has. Dude, ये तो actually crazy है। कहाँ से सोचते हो यार ये सब?
नहीं, बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता गया, तो फिर धीरे धीरे स्ट्रेटेजी डेवलप होती गई। फिर बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चल रहा था, तो सब आराम से हो गया। अच्छा चली गई, प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर। तुमने स्कोर मैक्सिमाइज कैसे नहीं करोगे, पढ़ने में अच्छे हो ही तो गणित का भी फायदा ले रहे हो फिर। होगा यार, क्रेजी कर दिया ये तो। हाँ। नाइस। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में मान लो जैसे आई सेड कि कभी कभार होता है कि स्टक हो गए, अगर तुमने आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड देन यू रियलाइज यार शायद ये होगा नहीं होगा, तो क्या करते थे? अगर हमें माइंड में पता है, मतलब ट्रस्ट है कि ये क्वेश्चन इस मेथड से ही होगा, तो हम्म। हम थोड़ी देर के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर लग रहा है कि डाउटफुल है, फिर भी हम लड़ रहे हैं, तो फिर ये मतलब ठीक नहीं है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में बेसिकली स्ट्रगल तो करना ही नहीं है। जो स्मूथली होते जाए उनको पहले कर लो, और बाद में अगर आप आसान क्वेश्चन कर लोगे तो बाद में फिर टफ क्वेश्चन के लिए टाइम तो बचेगा ही, मतलब आधा एक घंटा तो बचेगा ही। तो उसमें फिर आराम से उनको टैकल करो, तो बहुत अच्छा रहता है। और क्वेश्चंस को भी मतलब मार्क्स की सीक्वेंस में करा जाए तो बेटर है। मतलब लाइक जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं उन पे थोड़ा ज्यादा सोचने का टाइम दे सकते हैं, बट जो कम मार्क्स वाले हैं उन पे सोचने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ा भी जा हाँ, सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अपने जो इनर की नहीं हमें क्वेश्चन सही करना है इसको लाए ना, हमें नंबरों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव हाँ क्या है एट द एंड, थोड़ा मार्क्स को मैक्सिमाइज। पढ़ा तो हाँ हमने हाँ जब पढ़ रहे थे तब इज्जत से पढ़ा था, अब जब पेपर दे रहे हो तो पेपर के अकॉर्डिंग, राइट? हाँ। और एक काफी बच्चे ना टफ क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा एकदम मतलब अपने ईगो पे ले लेते हैं कि ये तो मेरे से होगा ही, मैंने तैयारी की है। तो वो लेने की जरूरत नहीं है। टफ क्वेश्चन है तो वो सबके लिए ही टफ है। तो अगर ये माइंडसेट डेवलप हो जाए तो मतलब पेपर में हम पेशेंट रहते हैं बहुत, क्योंकि जेई मतलब बीच बीच में ऐसे बाउंसर फेंकता रहता है पेपर्स में भी, तो हमें ज्यादा ऐसे स्टक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो जाता है। ये तो है। ये मैं इनिशियली करता था कि मैं पहले टफ वाले सही करके, अब पता चल रहा है मेरे नंबर बहुत कम आए, मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे इतना गैप कैसे हुआ, पता लग रहा है कि मैंने टफ वाले सही किए हैं और इजी वाले गलत किए, ये छूट गए। तो जब मेरे को ये पता लगा ना, मेरे को इतना दुख हुआ है, मैंने बोला कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। चुपचाप नंबर पहले अपने कंफर्म करो, सिक्योर करते जाओ, ये बहुत जरूरी है। एंड अब हम आते हैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन पे, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में आया था, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेंस, क्योंकि अभी मेंस आ भी रहा है। सो व्हाट इज द बेस्ट लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी यू वुड लाइक टू गिव टू जेई मेंस पे पर्सनली मैंने और डूड? मजा आने लगा। इस पॉडकास्ट में बस हम एक चीज सीखने वाले हैं, माइंडसेट। अगर हम माइंडसेट सही कर ले तो चीजें हो जाएंगी। सक्षम क्लियरली बस यही कह रहा है पूरी पॉडकास्ट के हर एक पॉइंट कि यार डिस्ट्रैक्शन कैसे ना हो। नहीं, अच्छा है, क्लास में बैठने का में मन लगेगा, बट ये ध्यान रखता है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कि यार ये मतलब कुछ भी पूछो, हर चीज का आंसर माइंडसेट डूड। सच्ची यार सक्षम, ये माइंडसेट ही बहुत अलग है इस बंदे का, एंड दैट इज द थिंग जिसमें हमें फोकस करना है, ये माइंडसेट डेवलप करना है। ठीक है, दैट्स अ थिंग विच जो भी एस्पिरेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है, दे शुड टेक दिस अवे फ्रॉम इट, कि यार किस तरह से ये माइंडसेट को डेवलप करे, क्या क्या चीजें हमें अपने माइंडसेट में रखनी है, कैसे हम जैसे कंपटीशन को बहुत ही पॉजिटिव वे में। बहुत बच्चे होते हैं जो कोटा जाते हैं एकदम गिल्ट में रहते हैं कि यार हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, यू शुड डू समथिंग अबाउट ना। उसने बोला, अभी जस्ट बोला कि गिल्ट को मैं पॉजिटिव वे में लेता था। मेरे साथ खुद के साथ भी था, मैं गिल्ट को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लेता था। मतलब मैं जानबूझ के कई बार होता था घूमने चला गया जिससे कि मैं आके पढ़ूं, ये भी किया है मैंने। सो वो चीज बहुत अच्छी रहती है, उससे आप घूम भी लेते हो, आप फ्रेशन अप भी हो गए, आपने पढ़ाई भी कर ली। तो ये सब चीजें आपको अपने माइंडसेट में लानी पड़े, एंड दैट्स समथिंग जिस पे आपको वर्क करना। एंड जेई इज नॉट जस्ट अबाउट सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आई थिंक सक्षम वुड एग्री विद, राइट? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे जेई तो बेसिकली आपका पेशेंस मतलब टेस्ट करता है। मतलब नॉलेज तो खैर काफी लोग के पास होती है, मतलब आप एग्जाम में एग्जैक्टली। क्या करके आते हो, एग्जाम टेम्परेमेंट कैसा है, आप वहाँ पे सही से बैठे हो कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं आप में, तो आराम से हो जाता है। और जेई का पेपर एक तरह से सरप्राइज होता है, कभी वो एकदम टफ दे देता है, कभी लेंथी देता है, कभी आसान दे देता है। तो उस सरप्राइज के लिए भी हमें रेडी रखना पड़ता है अपने आप को। राइट। सो सक्षम, विद दिस लेट्स रैप अप दिस सेशन यार। काफी क्रेजी और अमेजिंग पॉडकास्ट था, काफी ज्यादा इंसाइट्स मिली, समझ में आया कि ऐसे माइंडसेट बहुत जरूरी है।
कैसे सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है एंड डिफरेंट थिंग्स। जो भी देख रहा होगा एस्पिरेंट उनके लिए काफी इंसाइटफुल होगा। एंड अगर ऐसे ही और पॉडकास्ट चाहिए अलॉन्ग विद सक्षम या किसी और के साथ, आई विल ब्रिंग मेनी पीपल ओवर, या मेरे से ही। So subscribe to the channel, like this video and share it with as many people as you can. Also, अगर चाहो कि सक्षम को वापस आना है तो do comment it in the videos. We'll soon have a very fun and engaging podcast with Saksham again. And इस बार हम IT Delhi versus Bombay के बारे में बात करते हैं, since Saksham is from Bombay CSE and I am from Delhi CSE. तो मजा आएगा। I think ये भी एक अलग experience होगा। What say Saksham? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। टॉप आईआईटीज में कंपटीशन अलग ही लेवल का। अलग ही लेवल का होता है। So before we wrap up, Saksham, what is the one last advice which you would want कोई भी एस्पिरेंट जो हमारी शायद पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहा था, टू टेक होम विद देम, एंड जिसपे वो स्टिक जरूर कर, मतलब बाकी पूरी पॉडकास्ट है भूल जाए बट ये एडवाइस कभी नहीं, दैट वन थिंग सो एसेंशियल। वन इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरी तरफ से ये है कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क मतलब यही सक्सेस की है। मतलब हमें रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। एक दिन पढ़ लिया, उससे कुछ रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी बेवकूफ़ी है। तो हमें कंसिस्टेंटली मतलब रोज हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा। यही 2 साल का पीरियड है, थोड़ा लंबा पीरियड है, पर लेकिन मोटिवेशन बनाए रखें और अगर कंसिस्टेंटली लगे रहें, स्ट्रैटेजी भी बनाते रहें, तो आराम से हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। चलो, with this let's wrap up this session. थैंक्स सक्षम यार, अपना इतना टाइम दिया आज। आई थिंक 2 घंटे टाइप्स हो गए। सो थैंक यू फॉर इट। काफी मजा आया तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करके। विद दिस लेट्स रैप इट अप। साइनिंग ऑफ, आदित्य।